हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको जैव प्रकरण से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स करने हैं तो उनके लिए अलग से वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र में हम पढ़ चुके हैं कि हर इंसान को दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा उसको मिलती है उसके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से। अब ये तो है नहीं कि उसने भोजन ग्रहण किया और उसको डायरेक्ट ऊर्जा मिल गई, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंदर श्वसन भी शामिल है। श्वसन तंत्र के अंदर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ सांस लेना और छोड़ना यही श्वसन की प्रक्रिया है, जबकि श्वसन के अंदर जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है वो आगे जाकर हमने जो खाना खाया है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। हम सिर्फ सांस को लेना और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र नहीं कह सकते। श्वसन के अंदर जो ऑक्सीजन ली जाती है, जब तक वो उस खाने के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी तब तक श्वसन तंत्र पूरा नहीं माना जाएगा। अब अगर हम श्वसन की परिभाषा की बात करें तो वो सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा, देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है, किसी के साथ जुड़ती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, जो भी हमने खाना खाया, जो भी उसके अंदर ग्लूकोज है उससे, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से, जो हमने खाना खाया है उनसे रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है, वो श्वसन कहलाती है। तो वो सारे के सारे काम जो ऑक्सीकरण के द्वारा जो हमने खाना खाया है उससे रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक ऊर्जा को मुक्त कर दे ताकि हम अपने दैनिक जीवन के कार्य कर सकें, तो उन सभी क्रियाओं को मिलाकर क्या बनता है, श्वसन तंत्र। श्वसन मेनली दो तरह का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के अंदर क्या शामिल किया जाता है, वातावरण के अंदर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना पहले तो, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसको बाह्य श्वसन के अंदर शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि ये बाहर से कनेक्ट है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को बाहर से ग्रहण करते हैं, तो ये सारे का सारा काम कहाँ होता है, बाहर। तो इसलिए हम इसको बाह्य श्वसन के अंदर शामिल करते हैं। आंतरिक श्वसन के अंदर क्या है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है, आगे हम इसके बारे में कुपिका वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उस ऑक्सीजन का उपयोग करके जो हमने खाना खाया है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको एटीपी के रूप में स्टोर करना, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक कोशिकीय श्वसन। क्योंकि ये जो एटीपी के अंदर स्टोरेज वगैरह होती है वो सारा का सारा कोशिका के अंदर होता है। हम आगे हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो बाह्य श्वसन तो क्या हो गया, जो बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ है, और आंतरिक श्वसन जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर होता है। अब आगे आंतरिक श्वसन भी दो तरह का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, जिसको हम इंग्लिश में एरोबिक रिस्पिरेशन और अनएरोबिक रिस्पिरेशन बोल देते हैं। देखिए श्वसन की वो प्रक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन। अब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, क्यों, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अनऑक्सी श्वसन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा सोख लिया जाएगा, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रयोग किया जाता। तो बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, अनऑक्सी श्वसन। श्वसन के अंदर तीन अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल होती ही नहीं उपलब्ध है। दूसरे के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, जैसा हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसके साथ जो भी हमने खाना खाया वो रिएक्शन करेगा। तीसरा हमारे पास होता है ऑक्सीजन का अभाव। ये स्थिति कभी कभी बन जाती है, जैसे हम कहीं पहाड़ी एरिया पे चले गए या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, या हम दौड़ वगैरह लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है। तो ये सिचुएशन तब होती है, ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती इसके अंदर। जैसे यीस्ट में है, बैक्टीरिया में है, या फिर कोई हम किण्वन प्रक्रिया वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। अब उसके अंदर क्या क्या बनता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो उस टाइम पे जो पहला उत्पाद बनेगा वो बनेगा एथेनॉल। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो रही है तो उस टाइम पे हमारे पास एथेनॉल बनता है, जिसके बारे में हम 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसका दूसरा नाम एल्कोहल भी है। और इसका सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। ये एथेनॉल या एल्कोहल का सूत्र होता है, जो कब बनता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है, जिसको हम किण्वन की क्रिया भी बोल देते हैं। साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनती है ऊर्जा, जो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उस टाइम पे ऊर्जा काफी कम बनती है। दूसरी सिचुएशन हमारे शरीर के अंदर होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, हमें ऑक्सीजन पूरी तरह मिली हुई है, हमारे फेफड़ों ने बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को सोख लिया है। उसके बाद जो खाना हमने खाया है वो ग्लूकोज इसके साथ मिलेगा और रासायनिक अभिक्रिया करेगा और 3 उत्पाद हमारे शरीर में बनेंगे। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमारा शरीर बाहर निकाल देता है श्वसन के माध्यम से ही। दूसरा बनता है जल, जिसका हमारा शरीर प्रयोग कर लेगा, और तीसरा बनता है ऊर्जा। इस ऊर्जा का भी हमारे शरीर के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है दैनिक कार्यों को करने
के लिए। ये 3 उत्पाद हमारे शरीर के अंदर डेली बनते हैं। अब जो तीसरी स्थिति है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल तो रही है लेकिन जितनी की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है। ये जो स्थिति है इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी पूरी मिल रही है, यहाँ पे जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का अभाव है। अब ये कब हो जाता है, जब हम रेस वगैरह लगाते हैं या कोई मेहनत का कार्य करते हैं तो उस टाइम पे हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च हो जाती है और ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होगा, जितनी की हमें जरूरत होगी उतनी नहीं मिल पाएगी, तो उस टाइम पे हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा के 3 कार्बन अणु बनते हैं। अब ये जो लैक्टिक अम्ल है ना, इसी की वजह से हमारी मांसपेशियों के अंदर जब हम ज़्यादा रेस वगैरह लगाते हैं या ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो हमें हमारी मांसपेशियों के अंदर दर्द महसूस होता है, सिकुड़न महसूस होती है, जिसको हम क्रैम्प बोल देते हैं। तो उस लैक्टिक अम्ल की वजह से ही होता है ये हमारी मांसपेशियों के अंदर जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बन रहा है, हमारी कोशिकाओं के अंदर बन रहा है, तो फिर वो हमारी कोशिकाओं के अंदर जाएगा और हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करने की बजाय, जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बन रही थी ये प्रदान करने की बजाय वो लैक्टिक अम्ल प्रदान करेगा। तो जब हम मांसपेशियों की मालिश वगैरह करते हैं या कुछ देर आराम करते हैं तो उस टाइम के दौरान जो लैक्टिक अम्ल होता है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाता है, तो इससे हमारी मांसपेशियों को आराम महसूस होता है। तो ये तो हो गई 3 अलग अलग स्थितियां। अब देखिए यहाँ जो ग्लूकोज, जो खाना हमने खाया, जितनी भी वस्तुएं खाते हैं उन सबके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज स्टार्च अलग अलग रूप में होते हैं। नॉर्मली हम उनको क्या मान लेते हैं, ग्लूकोज, जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, ये हमारे पास होता है। अब ये डायरेक्ट ऐसे का ऐसा हमारा शरीर पाचन उसका नहीं कर सकता या डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इसके लिए पहले हमारी जो कोशिका होती है उस कोशिका द्रव्य के अंदर इसको पाइरूवेट के अंदर बदला जाता है। पाइरूवेट क्या होता है, ऑक्सीकरण से पहले कोशिका द्रव के अंदर जो ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर आया है वो पाइरूवेट के अंदर बदल जाता है। ये जो पाइरूवेट है ये कार्बन के 3 अणु होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 3। देखिए ग्लूकोज जो हमारे शरीर में आया था उसके अंदर कार्बन के 6 थे, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, जबकि जो पाइरूवेट होता है वो कार्बन के 3 अणु वाला एक यौगिक होता है जो आगे जाकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो सीधा हमारा शरीर ग्लूकोज का पाचन नहीं करता, वो पहले उसको कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई कोशिका है, इसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ होता है और जिसके अंदर इसके सभी के सभी भाग एक तरह से तैरते रहते हैं, तो वो हमारा कोशिका द्रव्य होता है जिसके अंदर ग्लूकोज को पाइरूवेट के अंदर बदला जाता है। फिर ये पाइरूवेट हमारे पास आगे जाके रिएक्शन करेगा। ऊर्जा तो इसमें से भी निकलती है लेकिन बहुत ही कम निकलती है। तो जब 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर 3 कार्बन वाले यौगिक के अंदर बदल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पाइरूवेट कहेंगे। अब यहाँ मैं आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन भी बता देती हूँ। वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में, तो हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहेंगे। और यहाँ पे जो ये 2 सिचुएशन है इनको हम अवायवीय श्वसन कहेंगे क्योंकि वायु की अनुपस्थिति के अंदर होता है। वायु की अनुपस्थिति में ऊर्जा बहुत ही कम निकलती है, इसके अंदर ऊर्जा सिर्फ 2 ATP होती है। आगे हम ATP के बारे में भी बात करेंगे। और हमारे पास जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वायवीय श्वसन, उसमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है, उसमें 38 ATP ऊर्जा निकलती है। तो 38 और 2 में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा ज्यादा निकलती है और अवायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब हम एक एक करके सभी भागों के बारे में देखेंगे कि कौन सा भाग क्या कार्य करता है। सबसे पहला भाग होता है नासाद्वार। हम जो श्वास लेते हैं वो दोनों ही माध्यम से ले सकते हैं, मुख के माध्यम से भी और नासिका के माध्यम से भी। हमारी नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी हमारी वायु के साथ जो भी हम श्वास ले रहे हैं उसके साथ जो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं ये उनको रोक लेते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते। तो जब हम मुख के द्वारा सांस लेते हैं तो वो हवा वैसी की वैसी हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है जो हमें नुकसान करती है। तो इसलिए हमें नासिका के माध्यम से हमेशा श्वास लेनी चाहिए। अगर कभी तबीयत वगैरह खराब है तो अलग बात है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा प्रवेश करती है। नासाद्वार के अंदर जो वायु आती है वो उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, मतलब वो एक तरह से छन जाती है। उसके अंदर जो भी अशुद्धियां वो आगे नहीं जा पाती, जिससे हमारे शरीर के अंदर जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। उसके अंदर कोई अशुद्धियां धूल मिट्टी के कण नहीं रहते, वो बाहर ही रह जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे होती है श्लेष्मा झिल्ली। ये भी नासिका के अंदर ही होती है। ये श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस का स्त्राव करती है। ये प्रतिदिन आधा लीटर म्यूकस का स्त्राव करती है। अब इसका काम क्या है, देखिए कई लोगों को वो एलर्जी वगैरह हो जाती है। वो किस वजह से होती है, उनकी नासिका की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। जैसे ही उसके अंदर कोई धूल मिट्टी का कण जाएगा वैसे ही वो उसको बाहर निकालने के लिए म्यूकस का स्त्राव करना शुरू कर देगी, जिससे हमें लगेगा कि उसको एलर्जी है। श्लेष्मा भी हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए
गई है, उसके बाद जो वायु आई है वो कंठ के माध्यम से हमारे फेफड़े मतलब फुफ्फुस के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद नासाद्वार से होती हुई वायु श्वास नली में जाएगी और फिर आगे फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे ये जो श्वास नली है तो ये अलग अलग भागों में बट जाती है। जो हमारा बायां फेफड़ा होता है उसके अंदर ये 2 भागों में बटेगी और जो हमारा दायां फेफड़ा होता है उसके अंदर ये 3 भागों में बट जाएगी। हमारा जो बायां फेफड़ा होता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है और चौड़ाई में ज्यादा होता है। अब यहाँ बीच में ग्रसनी और कंठ है, ये कैसे होते हैं? देखिए हमें पता है कि हमारा जो खाने का और सांस लेने का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो रास्ता हमेशा खुला रहता है। यहाँ तक ये दोनों रास्ते एक ही हैं। फिर आगे एक फेफड़ों के अंदर चला जाता है और एक नीचे आमाशय के अंदर। अब जो फेफड़ों वाला रास्ता वो हमेशा खुला रहता है क्योंकि हम सांस तो हमेशा लेते रहते हैं और इसके ऊपर एक ढक्कन की तरह एक वस्तु काम करती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो ढक्कन जो श्वास का रास्ता है उसके आगे एक तरह से गेट की तरह काम करता है और वो खाना आगे चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे देखिए यहाँ पे जो कंठ है ना वही गेट की तरह काम कर रहा है। अब जब हम बोलते किससे हैं? कंठ से बोलते हैं। तो जब हम बोलेंगे तो वो उस टाइम पे वो तंतु वो कंठ ऊपर नीचे होगा एक तरह से और उसके अंदर कंपन पैदा होगा जिससे ध्वनि निकलेगी। जब हम खाना खाते टाइम बोलेंगे तो वो ढक्कन की तरह काम नहीं करेगा, वो ऊपर नीचे ही लेगा। तो इसका मतलब जो हमारा उसका सांस का रास्ता है वो पूरी तरह से रुका नहीं है, उसमें अभी जगह है। तो जो भी हम खाने का टुकड़ा खा रहे हैं वो गलती से उस श्वास के अंदर उस फेफड़े के अंदर चला जाएगा, जो श्वास नहीं है ना उसके अंदर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे कंठ है, तो जैसे ही ऊपर से खाने का टुकड़ा आएगा उसकी वजह से ये यहाँ पे जो ढक्कन की तरह ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इस रास्ते को बंद कर देगा। ये मान लीजिए हमारी खाने वाली नली है और ये हमारी श्वास नली है, तो ये इसको पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो उस टाइम पे ये तंतु ऊपर नीचे होगा, इसके अंदर कंपन पैदा होगा। तो अभी ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो रास्ता है वो पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। तो जो खाने का टुकड़ा है वो गलती से कभी कभी, हमेशा तो नहीं जाता, लेकिन गलती से जो हमारे खाने का रास्ता होता है ना वो थोड़ा पीछे होता है, तो वहां से खाना सीधा चला जाता है और ये ढक्कन की तरह बंद हो जाता है। फेफड़े वाला जो रास्ता है वो आगे है, तो इसमें कभी कभी गलती से खाना चला जाता है। जब हम खाते टाइम बोलते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे फेफड़े के अंदर क्या जानी चाहिए? आवाज जानी चाहिए। अगर गलती से कोई खाने का टुकड़ा वगैरह चला गया और जोर से खांसना शुरू कर देते हैं उस टाइम पे, ताकि वो जो टुकड़ा है वो हवा के प्रेशर से शरीर से बाहर निकल जाए। फेफड़ों के अंदर तो हवा ही जानी चाहिए। अगर कोई और टुकड़ा खाने वगैरह का या कुछ और चला जाएगा तो वो उसको बाहर निकालने के लिए जोर जोर से खांसना शुरू कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम हमें नहीं बोलना चाहिए, ताकि ये जो कंठ है ये इसका ढक्कन की तरह काम करके उस श्वास नली को बंद रख सके। हमारे फेफड़े बहुत ही पतली छिली के बने हुए होते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए पसलियां होती हैं। ये 12 जोड़े होते हैं जो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। इसके नीचे यहाँ डायफ्राम होता है। देखिए हमारे जो फेफड़े होते हैं ना उसके ऊपर एक कवर की तरह चढ़ा हुआ होता है जो इनको फूलने के, जो इनकी सुरक्षा करता है और इनको फूलने में सहायता करता है। ये जो डायफ्राम है ये अलग है, ये डायफ्राम फेफड़ों के नीचे है और ये नीचे के जो भाग है ना, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे साइड में आमाशय है, यहाँ छोटी आती इस तरीके से। तो ये क्या करता है डायफ्राम, जो बाकी के हिस्से हैं उनको अलग करता है। ये मांस की एक संरचना है, मांसपेशियां हैं यहाँ पे, तो ये इसको अलग कर देंगे फेफड़ों से। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस टाइम पेट सिकुड़ता है और फैलता है, उसका कारण भी ये डायफ्राम ही होता है। जब हम सांस लेते हैं ना तो ये डायफ्राम फैल जाता है और फैलने की वजह से ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो नीचे की तरफ हमारे जो पेट वाला हिस्सा है वो है, तो अब ये अगर फैल रहा है तो वो भी फैल जाएगा। तो इसलिए हम सांस तो वैसे फेफड़ों से लेते हैं, लेकिन हमें पेट उभरता हुआ और सिकुड़ता हुआ महसूस होता है, वो इसी की वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से। तो डायफ्राम एक मांसल संरचना है जो हमारे फेफड़ों को शरीर के निचले हिस्सों से अलग करता है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें वो देखें ध्यान से, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका। इन तीनों में क्या फर्क है? जो मेन श्वास नली आती है जिसके अंदर से श्वास आता है, जो मेन पाइप की तरह काम करती है, वो होती है श्वास नली। फिर वो आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है। फिर वो जब यहाँ पे आएगी तो वो बाईं तरफ तो 2 हिस्सों में बटेगी और दाईं तरफ वाले फेफड़े के अंदर जब एंट्री करेगी तो 3 हिस्सों में बट जाएगी। तो अब यहाँ पे जो ये 3 हिस्सों में बट रही इसको हम कहेंगे श्वसनी। और फिर ये जो 3 हिस्से हैं यही आगे चलकर और भी बिल्कुल छोटे छोटे भागों के अंदर बट जाएंगे, इन्हें हम कहेंगे श्वसनिका। जैसे हमारे घरों में जो पानी आता है वो पहले एक मेन लाइन से होकर आता है, एक बड़ी लाइन होती है मेन, उसके बाद वो अलग अलग गलियों के अंदर इस तरह से चली जाती है। फिर वो आगे घरों के अंदर चली जाएगी, सब घरों के अंदर अलग अलग चली जाएगी। फिर वो घर के अंदर भी अलग अलग भागों में बट जाएगी। जैसे पूरे घर में जो हमारे यहाँ जब बाथरूम वगैरह में अलग होगी, रसोई में अलग होगी, तो वो अलग अलग उसमें बट जाती है। ऐसे ही सेम यहाँ होता है, जो हमारी मेन पाइपलाइन होती है वो क्या होती है? श्वास नली। उसके बाद जो मान लीजिए गले में बट जाती है, जो आगे इस तरह से बट जाती है वो होती है श्वसनी। और फिर वो और भी आगे बढ़ जाती है, उसे हम कहेंगे श्वसनिका।
और फिर श्वसनिका भी आगे और भी अलग अलग भागों के अंदर बट जाती है। बिल्कुल छोटे से छोटा भाग वो होता है कुपिका। कुपिका के अंदर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर हम बात करें कि हमारे श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो कुपिका ही होती है। इससे ज्यादा छोटी इकाई नहीं होती। जो गैसों का आदान प्रदान होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो इस कुपिका के अंदर ही होता है। देखिए कुपिका कार्य कैसे करती है। कुपिका के अंदर एक इस तरह की संरचना होती है। यहाँ पे ये मान लीजिए हमारी कुपिका है और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी खून की नलिकाएं होती हैं, उनसे जुड़ी हुई होती है और इस तरह से जुड़ी हुई होती है कि यहाँ इस तरफ से हमारा वो खून आता है बाकी ये सभी अंगों से होकर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कुपिका अपने अंदर सोख लेगी और जो हम एयर बाहर से ले रहे हैं उसके अंदर से ये ऑक्सीजन इस तक पहुंचा देगी। तो अब यहाँ पे इस कुपिका के आसपास का जो एरिया है, जो भाग है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो इस कुपिका के अंदर आ जाएगी। जो पूरे शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो कुपिका के अंदर चली गई और जो बाहर हवा है उसके अंदर से जो ऑक्सीजन आई है वो इसने कुपिका ने सोख कर उस खून के अंदर उसको मिला दिया, ब्लड के अंदर उसको मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उस कुपिका के अंदर आ गई उसको हम शरीर से बाहर निकाल देंगे और इस तरह से एक पूरा प्रोसेस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का और ऑक्सीजन को पहुंचाने का। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिल तो गई, लेकिन वो पूरे शरीर के अंदर कैसे संचार करेगी। अगर सीधा वो खून के अंदर संचार करती तो उसके लिए हमारे शरीर को 3 साल का समय लग जाता हर कोशिका तक पहुंचाने में। मान लीजिए हमने यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन ले ली, अब वो ऑक्सीजन हमने सीधे खून के अंदर वैसे मिला दी, तो जब वो पूरे शरीर में घूमेगी तो अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं मिलेगी तो उसको 3 साल तक का समय लग जाएगा हमारे पैरों के अंगूठे तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए एक अच्छी बात होती है, हमारे शरीर के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। जब स्टार्टिंग में फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन सोख ली जाती है कुपिका के द्वारा और ब्लड के अंदर पहुंचा दी जाती है, तो उस टाइम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक टेम्परेरी सा बॉन्ड बनाता है। मतलब परमानेंट रिएक्शन नहीं होता उसका, वो वैसे उसके साथ टेम्परेरी जुड़ जाता है। फिर वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। वो ऑक्सीजन अकेले सफर नहीं कर सकती, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। उसके बाद जब वो कोशिका के पास पहुंच जाती है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन उस कोशिका के द्वारा उसका यूज कर लिया जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक यौगिक बना है, वो टेम्परेरी यौगिक होता है। वो सिर्फ फेफड़ों से उस कोशिका तक पहुंचाने के लिए ही बनता है। वो पहले भी ऑक्सीजन अलग थी, फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। फिर वो कोशिका में जाने के बाद हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे और उस ऑक्सीजन का कोशिका के द्वारा प्रयोग कर लिया जाएगा। इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। अब देखिए कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसमें सिर्फ एक ही तरफ तीर का निशान होता है, एरो का शो होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर वापस से वो दोबारा किस में बदल जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अंदर। जब वो कोशिका के अंदर जाएगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे और उस ऑक्सीजन का उस कोशिका के द्वारा यूज कर लिया जाएगा और हीमोग्लोबिन खून के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन फेफड़ों से होती हुई खून के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खून के माध्यम से दोबारा फेफड़ों के अंदर आ जाती है और शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो हमने जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन ली थी वो तो खून के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंच गई और फिर कार्बन डाइऑक्साइड सभी भागों से होते हुई खून के माध्यम से फेफड़ों के अंदर आ गई और बाहर निकाल दी गई। तो यहाँ पे खून 2 तरह का होता है, एक जिसमें ऑक्सीजन हो और एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो हमारा हृदय वाला टॉपिक आएगा ना, उसके अंदर पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आगे देखिए, अगर कुपिकाओं की सतह को हम फैला देंगे तो वो 80 वर्ग मीटर अक्षेत्र को ढक लेंगी। हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर इतनी ज्यादा कुपिकाएं हैं कि अगर हम उनको चारों तरफ फैला दें तो 80 वर्ग मीटर, मतलब इस तरफ भी 80 मीटर और इस तरफ भी 80 मीटर, तो इतने बड़े क्षेत्र को वो घेर लेंगे। इतनी ज्यादा कुपिकाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं। हमने अभी भी हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कार्य करता है। ये लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी के अंदर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होती है, इसलिए इसका परिवहन हमारी रुधिर में विलय अवस्था में होता है। देखिए ऑक्सीजन तो क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल में विलय होती है, मतलब आसानी से घुल जाती है। तो वो हमारे खून के अंदर, हमारे रुधिर के अंदर विलय अवस्था में वापस फेफड़ों तक आ जाती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑक्सीजन कोशिका तक कैसे पहुंचती है। अब हम आगे देखेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें पता है कि कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं,
इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसके अंदर इसके बाकी के सभी हिस्से तैरते रहते हैं एक तरह से। उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में कोशिका का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के अंदर सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। सबसे पहले तो जो ग्लूकोज हमने लिया, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज को पहले हम कार्बन के 3 अणु वाले पाइरुवेट के अंदर तोड़ते हैं। तो वो कहाँ पे होगा? वो होगा कोशिका द्रव के अंदर। आपको ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है, ग्लूकोज को पाइरुवेट के अंदर चेंज किया जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका द्रव्य के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब आगे पाइरुवेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो बदलेगा, जो चेंज करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वो अंग है जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो हमारा ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की पूर्ण अभिक्रिया होती है। ये एक तरह से इस तरह की संरचना होती है। ये काफी डिटेल में, आपको इतना ज्यादा नहीं जाना है, कुछ कुछ कैप्सूल जैसा सा होता है और उसके अंदर इस तरह की संरचना होती है। अब यहाँ पे इसके अंदर की तरफ एटीपी संश्लेषित होती है। अब एटीपी क्या होता है वो सुनिए। जैसे हमारे पास रुपए होते हैं वैसे ही कोशिका के पास एटीपी होता है। जैसे हम हमारे पास जो भी पैसे वगैरह हैं उसको किस में मापते हैं? रुपए के अंदर। तो वैसे ही कोशिका ऊर्जा किस में मापती है और किस में स्टोर करती है? एटीपी के अंदर। अगर मेरे पास एटीपी की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब मेरे पास ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है। अगर मेरे पास एटीपी की मात्रा कम है तो इसका मतलब ऊर्जा की मात्रा कम है। तो हम ऊर्जा को किस में मापते हैं? एटीपी के अंदर। अब इसके अंदर देखिए श्वसन की वो क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें उसमें संचित ऊर्जा मुक्त होती है। हमें पता है कि जो भी हमने खाना खाया उसके अंदर ऊर्जा है लेकिन वो उसके अंदर संचित रूप में है, तो उसको मुक्त करना है ताकि हम अपने दैनिक जीवन के कार्य कर सकें। तो वो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। मतलब जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया हुई है उसके अंदर जो ऊर्जा उपभोग हुई है तो उसका तो हम प्रयोग कर लेंगे और बाकी की जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में कोशिका के अंदर स्टोर हो जाएगी। और एटीपी के रूप में संचित यह ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा स्टोर होगी, उसको हम आगे के काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं एटीपी और एडीपी। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एटीपी का मतलब होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का मतलब होता है एंडोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ट्राई कहीं भी वर्ड आ जाए तो समझ जाइए 3 है और डाई कहीं भी आ जाए तो समझ जाइए 2 है। अब ट्राइफॉस्फेट मतलब फास्फोरस कितने हैं? 3 और यहाँ पे फास्फेट कितने हैं? 2। तो अब इसके अंदर क्या होता है? ये एक तरह से एक साइकिल का काम करता है। एडीपी के अंदर हम फास्फोरस को ऐड करेंगे तो उस टाइम पे ये एटीपी बन जाएगा और जब हम एटीपी से एनर्जी लेंगे तो उस टाइम पे ये फिर से अलग हो जाएगा, एडीपी अलग हो जाएगा और फास्फोरस अलग हो जाएगा, तो ये एडीपी प्लस में पी बन जाएगा और ये ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एटीपी और एडीपी साइकिल। श्वसन प्रक्रम के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो एडीपी के रूप में बनती है, फिर उसके अंदर अकार्बनिक फास्फेट मिलकर एटीपी का अणु बना देते हैं, फिर वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो दोबारा से वो एडीपी और फास्फेट के अंदर अलग अलग डिवाइड हो जाता है और उससे ऊर्जा निकलती है जिसका यूज हम कर लेते हैं। तो कोशिका के अंदर तो ऊर्जा एडीपी के रूप में बनती है, फिर वो अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर एटीपी बनाती है और वो स्टोर एटीपी के रूप में होती है। बनती तो वो एडीपी के रूप में है लेकिन फास्फेट के साथ मिलकर एडीपी के रूप में स्टोर हो जाती है और फिर जब हमें उसकी जरूरत होती है तो उसको अलग अलग भागों में करके एडीपी और अलग हो जाएगी, फास्फोरस अलग हो जाएगा और उस जब ये अलग होंगे ना दोनों, तो उस टाइम पे ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा का हम प्रयोग कर लेंगे। अब इसको रासायनिक समीकरण की तरह इस तरह लिख सकते हो। ये हमारे पास ग्लूकोज होता है, जब इसका ऑक्सीकरण होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में जल बनेगा और साथ में 36 एटीपी ऊर्जा बनेगी। हमने पीछे पढ़ा था कि 38 एटीपी ऊर्जा है लेकिन यहाँ पे 36 क्यों है? ये 2 एटीपी ऊर्जा कहाँ से आई है? देखिए पहले ग्लूकोज पाइरुवेट के अंदर बदलेगा, अभी इसमें कार्बन के 6 है, फिर ये कार्बन के 3 अणु वाले यौगिक के अंदर बदलेगा जिसको हम पाइरुवेट कहेंगे। तो उस टाइम पे 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, 2 ये हो जाएगी, 36 ये हो जाएगी, तो टोटल 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। एक दो पॉइंट और देख लीजिए। मनुष्यों के अंदर जो सांस लेने की दर होती है वो 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है और दूसरा मनुष्य में जो श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण करता है वो मस्तिष्क में मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। ये हम मस्तिष्क वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा सकूं। अब अगर आप बुक से टॉपिक करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।